So well, in this video we are going to solve question number 2.9, 2.10, 2.11 and 2.12, right? So question is 2.9 is which of the following measurement is most precise? सबसे precise measurement कौन सी है? So देखिए जो आप हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर इज़ 2.9. सो आपके पास कुछ एक ऑब्जर्वेशंस मेजरमेंट दी गई हैं. जो मेजरमेंट ए है उसमें लिखा गया है ये 5.00 मिलीमीटर है और जो मेजरमेंट बी है ये है 5.00 सेंटीमीटर है. जो मेजरमेंट सी है ये 5.00 मीटर है और जो मेजरमेंट डी है ये 5.00 किलोमीटर है. इसमें देखिए कि इसमें जो लीस्ट काउंट है लीस्ट काउंट इन दिस मेजरमेंट इज़ 0.01 मिलीमीटर. कम से कम इतना माप रहा है. लीस्ट काउंट इन दिस केस इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट इन दिस केस इज 0.01 मीटर एंड लीस्ट काउंट इन दिस केस इज इक्वल टू 0.01 किलोमीटर, राइट. सो इसमें जो सबसे कम लीस्ट काउंट है वो फर्स्ट जो मेजरमेंट है उसमें है. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट शोज दैट दिस मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज. हेंस वी कैन से हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट, right? Okay, so now we will move for question number 2.10. क्वेश्चन नंबर 2.10 इज ये सवाल रहा. इसमें कहा गया कि जो मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर. पहले हम इसको लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2.10 जो मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर है. दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट. हमें ये बताना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो, अब आपने ये जो मीन लेंथ को मेजर किया, आपके जो मेजरिंग डिवाइस है उसने कैलकुलेट किया तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई वो 4.9 सेंटीमीटर आई और जो सेकंड मेजरमेंट आई वो आई 4.805 सेंटीमीटर आई. जो थर्ड मेजरमेंट आई वो आई 5.25 सेंटीमीटर आई और जो फोर्थ मेजरमेंट आई वो आई 5.4 सेंटीमीटर. हमें ये बताना है आउट ऑफ दीज 4 कौन सी मेजरमेंट जो है वो मोस्ट करेक्ट है. ओके, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि जो ट्रू वैल्यू जो एल है, आपकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर को सबसे ज़्यादा क्लोज किसने मापा है, एब्सोल्यूट एरर जो है वो सबसे कम किस केस में है. सो हम ऐसा करते हैं कि फंडामेंटली हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लेंथ है तो हम देखते हैं कि एरर कहाँ सबसे ज़्यादा मिनिमम आई है. जहाँ एब्सोल्यूट एरर मिनिमम होगी वो उसको हम इसको कह देंगे कि ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है मेजरमेंट है मोस्ट एक्यूरेट है. सो पहला हमारे पास केस आ जाएगा डेल्टा L1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. ये आपने मापना था और आपने मापा इसको 4.9 सेंटीमीटर. तो आपके पास एरर आई 0.1 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद है आपके पास डेल्टा L2, 5 सेंटीमीटर आपने मेजर करना था और आपसे मापा गया 4.805 सेंटीमीटर. सो आपके पास जो एरर आई वो आई 0.195 सेंटीमीटर. उसके बाद आपने तीसरी बार जब इसको मापा तो आपके पास मापना था अपने 5 सेंटीमीटर बट आपके मेजरिंग डिवाइस ने उसको मापा 5.25. तो इतने सेंटीमीटर मापा. तो इसको हम ये कह देंगे कि मैग्नीट्यूड में यदि हम बात करें डेल्टा L3 तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर. यू नो एब्सोल्यूट एरर इज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो नेक्स्ट इज डेल्टा L4 जो है आपको 5 सेंटीमीटर मापना था पर आपके डिवाइस ने उसको 5.4 सेंटीमीटर माप दिया तो आपने 0.4 सेंटीमीटर उसको फालतू माप दिया. ठीक होगी बात. अब आप देखें ज़रा, इसमें सबसे जो कम है एरर जो है वो फर्स्ट मेजरमेंट में है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट. सो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट
most accurate measurement is option A, that is 4.9 centimeter. So this observation is most accurate observation, right? So हम चलते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल है हमारे पास 2.11. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 2.11 ये बहुत सीखने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है आपको. ये देखो जी, इसमें कहा गया कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील का वैल्यू दिया है 1.9 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. अच्छा, यदि आप चाहें इसको, ये ऐसा यूनिट्स में आपने इसको मेजर किया है. ओके. ऐसा यूनिट्स आपने इसमें इस्तेमाल किए हैं, राइट. सो यदि आप इसको सीजीएस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब यदि हम इस पार्ट को ऐसे न्यूटन को डाइन में चेंज कर दें और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें, तो इस पार्ट का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे सवाल किया गया है. ओके. तो हम इसको करने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं. हमारे पास ये आ रहेगा सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि ये रहा आपके पास यंग्स मॉडुलस, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया मैग्नीट्यूड 1.9 10⁻11. अब यहाँ है हमारे पास न्यूटन और मीटर स्क्वायर. हम यहाँ करते हैं यूजिंग, देखिए जो 1 न्यूटन होता है ना, वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है. ठीक. तो हम यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे. और जो आपके पास यहाँ मीटर स्क्वायर से यदि आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर स्क्वायर है. आप ऐसा करो, c की पावर -2 और c की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके. आपके पास रह जाएगा c का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 10⁻². तो मैं यहाँ लिखूँ इसकी जगह 10⁻² की पावर -2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके. तो यहाँ इसको सॉल्व करो, आपके पास आ जाएगा 10⁻+4 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको आप लिखते ऐसे कहें प्रैक्टिकली. तो हम यहाँ बदल देते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर जो है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. अब आप चेंज कर दीजिए, यंग्स मॉडुलस कैसे लिखा जाएगा, 1.9 क्रॉस 10⁻11 और न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵, और यहाँ आप डाइन लिख सकते हैं. दिस इज डिवाइडेड बाई 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. सो यंग्स मॉडुलस कुड बी रिटन एज this is 1.9 cross 10⁻11 plus 5 and -4, right. So this is dyne by centimeter square. Now this is CGS system of units. So you are left with by is equal to 1.9 cross 10⁻12, यहाँ से 12 बचेगा और ये आ जाएगा dyne by centimeter square. So this is the final answer of the question. Okay. So we will go for another question now. This is last question of multiple choice question type 1. So question is 2.12. This is question number. सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है. यदि आप मोमेंटम, एरिया और टाइम आर टेकन टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यदि हम 7 बेस क्वांटिटीज को शिफ्ट करके मोमेंटम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, तो हम एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनाएंगे, राइट. बड़ा साधारण सवाल है पर ट्रिकी सवाल है. आप एक नई टेक्निक सीख जाएंगे. देखिए हमारे पास जो एनर्जी है ना, एनर्जी जो होती है मैं ऐसे लिख दूं, DE जो है वो फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है. हम ऐसा करते हैं, इस फार्मूले को हम प्रेशर, एरिया और टाइम की टर्म में लिखते हैं. नाउ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ, इस वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम P, मोमेंटम की टर्म में लिखते हैं, एरिया A की टर्म में लिखते हैं, एंड टाइम T. कैसे होगा, अब देखिए जरा ऐसे करते हैं, हम DE है हमारे पास, हम इसको ऐसे लिखते हैं, फोर्स dx तो ऐसे ही है ना, हम इसको dt से मल्टीप्लाई करते हैं, dt से डिवाइड कर देते हैं. dt से डिवाइड किया और dt से मल्टीप्लाई कर दिया.
अब इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखें, ये आ जाएगा एफ डेल्टा टी और ये डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। तो जो फोर्स इनटू टाइम होता है ना, वो इम्पल्स होता है। सो डी ई जो आ जाएगा ये डी जे आ जाएगा, स्मॉल इम्पल्स, और डी एक्स जो है वो स्मॉल लेंथ हो जाएगी, और डी टी जो है वो स्मॉल टाइम हो जाएगा। अब ये जो इम्पल्स है ये होता है चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मतलब यहाँ मोमेंटम का यूनिट आ जाएगा। लेंथ जो होगी, जो लेंथ होती है ना, लेंथ एरिया जो होता है लेंथ का स्क्वायर होता है, तो लेंथ क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए आ जाएगी। तो इस लेंथ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए लिख सकते हैं, और टाइम ऊपर चला जाएगा, टाइम -1 हो जाएगा। तो आपके पास जो एनर्जी है उसको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेशर नहीं, मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म में कैसे ले सकते हैं। इट विल हैव द 1 डायमेंशन इन मोमेंटम and 1/2 dimension, 1/2 dimension in area and -1 dimension in time. So this is how you can write this. So इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सी सही हो सकती है। P1, A2 and this D is the right option. Hence option D is correct. Okay, so this is how we can attempt this question. So it is so interesting. Thank you.